नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से आपके यूट्यूब चैनल विक्की विद्रोही रेकांटर बाय हर्ट। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ अपनी ही लिखी कहानी विद्रोही का अनजाना विद्रोह। रात का समय मौसम सुहावना हो रहा था। हल्की हल्की बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। हवा इतनी तेज कि मानो पेड़ पौधों को उखाड़ फेंके। रात सुहानी होते होते कब भयावह हो चली पता भी नहीं चला। मैं अपनी बालकनी में बैठ बारिश का मजा ले रहा था, तभी सामने एक परछाई दिखी। अंधेरा होने के बावजूद उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी एक लड़की की हो। मेरी निगाहें दूर दूर तक उस परछाई का पीछा करती चली गई, तब तक जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं इस सोच में डूबता चला गया, आखिर यह परछाई थी किसकी। छाता लेकर मानो मैं दौड़ता हुआ लिफ्ट के पास पहुंचा और जल्दी से नीचे उतर के बाहर बगीचे में उस परछाई को ढूंढने के लिए चला गया। बहुत कोशिशों के बावजूद कुछ मिला नहीं वहां। पता नहीं क्यों मन विचलित सा हो चला था। फिर मैं ऊपर आकर अपनी लिखी हुई कहानी, जो कि अधूरी थी अभी तक, उसको पूरी करने में लग गया दोस्तों। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मेरा मन लिखने में लग नहीं रहा था। मैं उठकर किचन में गया और एक अच्छी सी चाय बनाने लग गया। चाय लेकर मैं फिर से बालकनी में बैठ गया और चाय की पहली घूंट लेते ही फिर से नजर उसी दिशा में उस परछाई को ढूंढ रही थी। सर्द हवाओं के झोंकों और बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ने की वजह से अप्रैल के महीने में भी ठंड का एहसास हो रहा था। कुर्सी पर बैठे बैठे कब नींद लग गई पता भी नहीं चला और अब मैं बालकनी में ही सो गया। अचानक मुझे एहसास हुआ कोई लड़की रोती हुई मेरे कान में बोल रही है, उठो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं अनायास ही उस लड़की की आवाज के पीछे चलने लगा। घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि फिर वही आवाज आई। गाड़ी की चाबी तो ले लो। मैं पीछे मुड़ा, गाड़ी की चाबी उठाई और फिर से आवाज के साथ चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रही है। बस इतना एहसास हो रहा था कि दौड़ के बेसमेंट पहुंचा और पहुंचते ही गाड़ी को अनलॉक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइव करते हुए सोसाइटी के मेन गेट की तरफ बढ़ा। वहां सिक्योरिटी गार्ड के पूछने पर मैंने गाड़ी का टोकन उसके हाथ में थमा आगे बढ़ता चला गया। अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रहे। मैं सुनसान रास्तों पर ड्राइव करता हुआ आवाज के डायरेक्शन पे चलता जा रहा हूँ। आगे से लेफ्ट ले लो, उस पेड़ के आगे से राइट लेना है। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से टर्न लेना है। जहां तक मैं अंदाज लगा सकता हूँ गाड़ी की स्पीड 130 140 के आसपास रही होगी। सुबह जब नींद खुली तो मैंने अपने आप को एक गुफा के अंदर पाया। ऊपर कहीं किनारे से सूर्य की रोशनी आ रही थी। झरने की आवाज के साथ साथ समुद्र की लहरों की आवाज कहीं बिल्कुल नजदीक से सुनाई दे रही थी। अचानक ही मेरी नजर घड़ी पर गई। सुबह का 7 बज रहा है। डर और आश्चर्य से मेरे हाथ कांप रहे थे और नजरें आसपास की स्थिति का मुआयना कर रही थी।
बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर जिधर से रोशनी आ रही थी गुफा में उधर आगे बढ़ा तो बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और गूगल मैप पर इस जगह का अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा। पता चला मैं अपने घर से कहीं 20-25 किलोमीटर दूर आगे निकल आया। थोड़ी देर वही किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और आसपास उसी अनजानी लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा। ढूंढते ढूंढते मैं समुद्र के किनारे थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दी, जिसमें बैठकर मैंने नेविगेशन ऑन किया और घर की तरफ ड्राइव करने लगा। दिन भर की व्यस्तता के बाद मैं फिर से वही बालकनी में लैपटॉप लेकर बैठा था, अपनी वही अधूरी कहानी पूरी करने की कोशिश कर रहा था। इंद्रदेव लग रहा है अभी कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। फिर से वही बारिश का मौसम, मूसलाधार बारिश हो रही है और वहीं पे काम करते करते फिर कब नींद आ गई पता नहीं चला। फिर से वही आवाज, फिर से वही आवाज, और मैं आवाज के पीछे चलता हुआ वहीं समुद्र के किनारे गुफा में पहुंच गया। इस बार वह आवाज नहीं, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी। वही लड़की जिसकी परछाई मुझे दिखी थी। दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी। बिना पूछे उसने अपना नाम रुचिका बताया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने इशारे से चुप रहने के लिए कहा और बस अपनी आत्मकथा कुछ यूं बयां करती चली गई। मैं दिन भर के काम से संतुष्ट भी थी और थकान अनुभव कर घर लौटने की जल्दी में थी। स्कूटी के पास पहुंची तो अगले पहिए में हवा नहीं थी। दुखी होकर इधर उधर देखा, तभी दो लड़के मेरी तरफ आए। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि इनसे सहायता लूं या नहीं। तब तक इन दोनों ने जबरदस्ती सहायता का उपक्रम दिखाते हुए मेरी स्कूटी एक तरफ ले जाना शुरू कर दी थी। मैं किंग कर्तव्य मूड की हालत में गुजरी हुई थी और मूर्खता में। इस समय स्वयं से ज्यादा स्कूटी की परवाह करते हुए उनके पीछे चल रही थी। आगे थोड़ा सुनसान जगह था जहां स्कूटी के पीछे चलते हुए मैं जैसे ही वहां पहुंची थी तभी ट्रक से दो और लोगों को देखी और मैं संभलती इससे पहले ही मेरे मुंह पर ताकत से हाथ रखकर उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर ट्रक में सवार कर दिया। पहले से साथ आ रहे दोनों युवक भी स्कूटी को झाड़ियों में धकेल ट्रक में बैठ गए। मैं उनके चंगुल में छटपटा रही थी, खुद को छोड़ देने और घर लौटने के लिए गड़गड़ा रही थी, विलाप कर रही थी। उन चारों की आंखों में मुझे जो दिखा था उसमें मुझे बचपन में पढ़ी कहानियों वाले दुष्ट दैत्य का साक्षात्कार मिला था। ट्रक चल पड़ा था। मुझे अब अंदेशा हो चुका था कि इनके चंगुल में मैं शायद ही जीवित बचूंगी, या बच भी गई तो जो बचेगा वह जीवन रहने योग्य न बचेगा। ट्रक चलने के साथ उनकी जबरदस्ती बढ़ गई थी, जो मेरे आत्मसम्मान को पूरी तरह आहत कर रही थी। अब मेरे हाथ पैर मेरी ओढ़नी से बांध दिए गए थे। चारों दोस्त यूं तो कदकाठी और ऊपरी तौर पर मेरे आसपास रहने वाले सामान्य से लड़कों जैसे ही थे, मगर मेरे वस्त्रों के भीतर मेरे अंदरूनी अंगों तक पहुंचते उनके हाथों का स्पर्श यूं चुभता और जलाता हुआ अनुभव हो रहा था, जैसे कि मुझ पर एसिड जैसा कोई पदार्थ उड़ेला जा रहा हो। विरोध की कोशिशों में मैं निढाल से पड़ रही, तभी उन्होंने बोतलें खोल ली। मेरी आंखों से आंसू झड़ रहे थे, मेरी रूह तक रो रही थी।
मगर इन वैश्यों की आंखों में घिनौनी वासना के डोरे और मुख पर डरावने अट्टहास विजयी होने का भाव दर्शित था। खुद शराब पीते हुए वे मेरे मुंह को जबरदस्ती खोल मेरी नाक बंद कर जिसके कुछ घूंट मेरे ना चाहते हुए भी गले में उतर रहे थे। सप्रयास उन्हें मैं धक्के देने की कोशिश कर रही थी। इन सब में मुझे लग रहा था मेरा मुखड़ा, रुलाई आंखों से निकलते अश्रु, नाक से निकल आई गंदगी, मुंह से निकलती लार आदि से भयानक हो गया हो। इतनी सब गंदगी में अगर कोई और होता तो उनके वासना का खुमार उतर जाता। ये इंसान होते तो शायद उस करुणाजनक मेरी हालत में इन्हें अपनी ही माँ, बहन, पत्नी, बेटी का ख्याल आता। लेकिन नहीं, ये इंसान नहीं थे। न जाने कैसे इन्हें किसी नारी की कोख में स्थान मिल गया था। शायद दैत्य भी कोई इतना निर्दयी नहीं होता। अब एक जगह ट्रक रुक गया था। अंधेरे में कहीं लाकर इन्होंने मुझे पटका था। अंदाज लगाने की कोशिश की तो बस इतना समझ पाई कि मैं कहीं समुद्र के किनारे गुफा के अंदर हूँ। फिर चीर फाड़ के मेरे तन के सारे वस्त्र अलग कर दिए गए थे और फिर शुरू किया था इन्होंने मेरे ऊपर चढ़ने उतरने का सिलसिला। पत्थरों पर पड़ा मेरा शरीर इनकी यातनाओं और जबरदस्त नोच खसोट से लहूलुहान हो रहा था। मुझे इनकी हरकतों से यह विचार आया, उफ उफ, कितनी घिनौनी होती है यह पुरुष नग्नता। बेहोश होने से पहले तो शायद सभी 10 बार मुझसे चढ़े उतरे, फिर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। न जाने कितनी और बार इन्होंने मेरे साथ अमानवीय घिनौने कृत्य किए थे। याद नहीं कितनी देर बाद मेरी चेतना लौटी थी। तब मैंने इन्हें आपस में कहते सुना था, इसे जीवित छोड़ना अब ठीक नहीं। फिर एक को निगरानी के लिए छोड़ बाकी कहीं गए थे। मेरे शरीर की हालत तीव्र वेदनादायी थी। मुझे एहसास हो गया था मेरा कुछ वक्त ही और बचे। अब मैं अपने माँ, पापा और बहन के बारे में सोच रही थी। मेरा जिनसे प्यार भरा साथ अब हमेशा के लिए छूट जाने वाला था। मुझे शिकायत हो रही थी कि क्या यूं मेरे अपमानित हो मर जाने के लिए ये सारी उम्र त्याग कर मुझे पाल रहे थे। अपने अपने लिए नहीं जीकर बेचारे ये मेरे जीवन खुशी के लिए चिंताओं में डूबे रहते थे। मुझे थोड़ा थोड़ा बड़ा करते करते ये नित दिन मुझे, इसके बाद भी अगर मेरी खुशहाली देखते, निश्चित ही ये अपने त्याग भूल अपनी बिना ज्यादा हासिल के बिता दी जिंदगी से शिकायत नहीं रखते, उसमें ही खुश रहते। अब आज मैं नहीं बचूंगी। मेरे साथ हुए के विचार से बाकी पूरा जीवन ये सिहरते रहेंगे। मेरे जीवन में ना जिया जीवन अपने लिए, मेरे जीवन में ना जिया जीवन अपने लिए, मेरे मरने के बाद बाकी बचा कैसे ये जिएंगे। हे ईश्वर, तू होता है हमारा रखवाला कैसा, ऐसा मरने के लिए हमें क्यों देता है जीवन। लो, बाकी 3 लौट आए। अब सबने मुझ पर कोई तरल पदार्थ उड़ेला है। गंध से जो पेट्रोल मालूम पड़ता है। एक बारगी में जिंदगी जलाए जाने की कल्पना से कांप उठती है। लेकिन सारी सारी रात मेरा शरीर और मेरी रूह इनके कृत्यों से जिस प्रकार जलाई गई है, उसने मुझे यूं जलाए जाने पर होने वाली वेदना को सहन करने की ताकत दे दी। इन्होंने रात पर जो किया वह जरूर जघन्य अपराध था, लेकिन अब ये जो करने वाले हैं मुझ पर एहसान है। भला कौन?
कौन भारतीय नारी होगी जो इस घिनौनी हरकत को झेल जीना चाहे। मेरा जो होना था वो हो चुका है। मैं इन्हें कोई अभिशाप नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि जिन माँ बहनों के हाथों तिलक, रक्षा सूत्र ये बंधाते हैं, उनकी रक्षा के लिए जीवित रहे। लो, अब माचिस की एक जलती तिली इन्होंने मुझ पर फेंकी है। कितनी तीव्र जलन मुझे होने लगी है। गला रूंधा हुआ है मेरा। चीख तुम तक ना पहुंचेगी, इससे कोई ये ना समझना कि अस्मिता यूं नोचे जाने और जिंदा जलाए जाने से मुझे पीड़ा नहीं हुई थी। मेरी अंतिम इच्छा, मेरी जली लाश पूरी न जलाना, इसे नुमाइश के लिए रखना, ताकि देख सके लोग कि सुंदर बेटी अपनी लाश लुट जाने और जिंदा जला दिए जाने के बाद कैसे विभत्स रूप को प्राप्त है, और कैसे जिसमें संस्कारहीन पुरुषों की करतूतों की तस्वीर प्रतिबिंबित होती है। मेरी इस हालत को देख जमाना ऐसा न करने की सीख अगर ले लेगा, मैं संतोष कर लूंगी कि मेरा मरना व्यर्थ नहीं गया। जिंदा जलने की वेदना कल्पना से बहुत अधिक दर्दनाक असहनीय है। अब मेरा हृदय खाक हुआ है। अलविदा। अलविदा कहते ही वह धीरे धीरे अदृश्य होती चली गई। मेरी नींद खुली और मैंने अपने आप को फिर से उसी गुफा में पाया। पता नहीं क्यों गुस्से और बदले की आग में मेरी भुजाएं फड़कने लगी। मेरे हाथ में एक पेज था जिसके ऊपर लिखा था अलविदा, और एक संदेश के साथ 4 लड़कों का नाम और पता लिखा हुआ। मैंने तो इन्हें माफ कर दिया, लेकिन यह जिंदा बच गए तो कल फिर किसी लड़की का यही हश्र होगा। उन लड़कों का नाम पता अपने जेब के हवाले करते हुए मैं गुफा में अंदर बढ़ता चला गया। अंदर जाकर देखा, रुचिका के शरीर का कुछ अवशेष और कटे फटे कपड़े थे। गुस्सा और भय के मिश्रित भावनाओं के साथ मैं बाहर की तरफ आया और गाड़ी ड्राइव करते हुए घर की तरफ चल पड़ा। अब मैं इंतजार कर रहा था रात होने का। रात होते ही अंधेरे में मैं निकल पड़ा उन 4 लड़कों की खोज में। मेरे साथ मेरा लाइसेंस रिवॉल्वर था। बिना अंजाम की परवाह करते हुए उन चारों लड़कों को एक एक करके उनके मुकाम तक पहुंचा। शायद यही इंसाफ था रुचिका के लिए। रात होने को थी, लेकिन अब मैं सोने की अथक प्रयास के बावजूद सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक कान के पास किसी ने आकर बोला, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। मैं विक्की विद्रोही। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।